वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। सो आज एक रिसेंट केस देखते हैं ऑन द टॉपिक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस दी है रिगार्डिंग द चेक बाउंस केसेस। सो लेट्स लुक एट द फैक्ट्स फर्स्ट। ये एक अपील है, अपील फाइल की गई है अगेंस्ट दी ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने पास किया गया था। नाउ इस केस में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को रिवर्स किया था। अब सो बेसिकली दिस इज़ एन अपील which has been filed against the order passed by the High Court of Bombay, in which the High Court reversed the judgment of the trial court and the sessions court. Basically जो lower courts हैं उन्होंने convict किया था अक्यूज्ड को, बट हाई कोर्ट ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर के थ्रू उस कन्विक्शन को रिवर्स किया और जो पर्सन था, जो अक्यूज्ड था, उसे अक्विट कर दिया। अब इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं क्या है। नाउ इन दिस केस अक्यूज्ड पर्सन ने एक चेक दिया है टू द कंप्लेनेंट एंड कंप्लेनेंट किसी लोन के सिलसिले में, एंड दैट चेक वॉज डिसऑनर्ड, एंड इस डिसऑनर्ड चेक के खिलाफ कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट फाइल की इन द ट्रायल कोर्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो ट्रायल एंड सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट किया अक्यूज्ड को, बट हाई कोर्ट ने उसी ऑर्डर को रिवर्स किया। सो इन दिस अपील जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, कंप्लेनेंट जो है वो एपिलेंट है एंड द रिस्पोंडेंट इज़ द अक्यूज्ड पर्सन। सो अब हम देखते हैं कंटेंशंस क्या है। कंटेंशंस में अक्यूज टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, कि अक्यूज्ड कंटेंड करता है कि जो कंप्लेनेंट है वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है और एक डाउट है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगली एनफोर्सिएबल डेट। सो इसीलिए हमारे पास सेक्शन 139 में एक प्रिजम्पशन होती है। नाउ अक्यूज सेज कि वो प्रिजम्पशन मैंने रिबट की है। नाउ द ओनस और द बर्डन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट टू प्रूव हिज फाइनेंशियल कैपेसिटी। दिस वॉज द कंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट जो है वो ये सबमिट करता है दैट आई एम फाइनेंशियली साउंड और उसके पास अरेंजमेंट है टू डिस्चार्ज द लोन। अक्यूज्ड जो है उसने रेडीनेस भी शो की है टू पे द चेक अमाउंट। सो इस तरह से अक्यूज ने एक तरह से अपनी लाइबिलिटी को एडमिट किया है। नाउ अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो कोर्ट जो है बात करती है कि इंटेंशन क्या है बिहाइंड द सेक्शन। इंटेंशन है टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ चेक्स एज अ ट्रस्ट वर्दी सब्सटीट्यूट फॉर कैश पेमेंट एंड टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ यूजिंग चेक्स। सो सेक्शन 138 का पर्पस है कि चेक्स की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर किया जाए। फर्दर क्या ऑब्जर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट कहती है दैट वी आर क्रिमिनलाइजिंग दिस एक्ट ऑफ इशूइंग चेक्स। जो चेक्स इनसफिशेंट फंड्स के अकाउंट से इशू किए जाते हैं उसे क्रिमिनलाइज किया गया है ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को प्रमोट किया जाए और ये जो इररिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस हैं इन्हें भी डिस्करेज किया जाए। और ये जो एनआई एक्ट के अंडर जो प्रोसीजर है वो फास्ट है और एफिशिएंट है, ना कि सिविल रेमेडी जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। नाउ कोर्ट ने फर्दर ये कहा है दैट जो प्रिजम्पशंस हैं 139 एक्ट में, जो प्रिजम्पशंस हैं जैसे 139 एंड 118, उनका क्या इंटेंशन है कि चेक्स को एक रिलायबल सोर्स मोड ऑफ पेमेंट बनाया जाए इन केस ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। फर्दर कोर्ट्स ने देखा है कि जो कुछ कोर्ट्स हैं वो दे आर नॉट गिविंग इफेक्ट टू द प्रिजम्पशंस। 139 की प्रिजम्पशन हो गई, उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन केसेस को भी नॉर्मल सिविल केसेस के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रायल है वो प्रोलॉन्ग हो रही है। सो दिस प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट्स इज़ रॉन्ग। जो 139 की प्रिजम्पशन है उसे इफ़ेक्ट देना चाहिए। फर्दर जैसे इस केस में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब हाई कोर्ट अपनी डिविजनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है तो हर केस में वो लोअर कोर्ट्स की फाइंडिंग्स को ऐसे ही रिवर्स नहीं कर सकता है जब तक उसे कोई चीज़ इलॉजिकल या कोई चीज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ना लग रही हो, दैट इज़ उसे परवर्सिटी, कोई ऑर्डर परवर्स ना लग रहा हो। तो इसीलिए हाई कोर्ट हर केस में लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को रिवर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट
पेंडेंसी के बारे में बात की, दो वर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किए हैं वो है स्टैगरिंग हाई। द केसेस ऑफ चेक बाउंस आर स्टैगरिंग हाई, बहुत ज़्यादा है। एंड ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि इन मैनी स्टेट्स 50% केसेस जो पेंडिंग है वो अंडर सेक्शन 138 हैं, दैट इज़ वो चेक बाउंस के केस हैं। सो इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहिए, इन केसेस की डिस्पोजल फास्ट होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 139 की जो प्रिजम्पशन है वो एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, बट जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो हमेशा अक्यूज्ड के ऊपर रहेगा, दैट द पर्टिकुलर चेक इज़ नॉट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लीगल डेट और लाइबिलिटी। इस चीज़ को प्रूव करना इज़ ऑन द अक्यूज्ड। कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी जो भी चेक रिसीव किया गया है वो डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी के लिए ही है। नेक्स्ट, जैसे इस केस में अक्यूज्ड जो है वो फाइनेंशियल इनकैपेसिटी की बात करता है। अब इस केस में कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है कि अक्यूज़ ने कोई डॉक्यूमेंट या विटनेस नहीं पेश किया है जिससे हमें ये पता लग सके कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल इनकैपेसिटी थी, या कंप्लेनेंट जो है वो अपनी लोन की अमाउंट रीपे नहीं कर सकता। सो अक्यूज़ ने कोई डॉक्यूमेंट्स या विटनेसेस को प्रेजेंट नहीं किया इन द कोर्ट। नाउ ऑफेंस जो है अंडर 138 उसका नेचर बताया है, दैट इज़ अ क्वाज़ाई क्रिमिनल केस, एंड ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। ये भी क्लियर है, इस जजमेंट में क्लियर किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अब हम देखते हैं गाइडलाइंस क्या इशू की है। सबसे पहली गाइडलाइन है रिगार्डिंग द समन्स, कि जो समन्स शैल नॉट बी कन्फाइंड थ्रू प्रिस्क्राइब्ड यूजुअल मोड्स। सिर्फ यूजुअल मोड्स नहीं बल्कि दस्ती समन्स जो हैं वो भी इशू करने चाहिए अपॉन द अक्यूज्ड बाय द कंप्लेनेंट। सो फर्स्ट गाइडलाइन थी रिगार्डिंग द समन्स, दैट इज दस्ती समन्स शैल ऑल्सो बी इशूड along with the usual modes of summons। नेक्स्ट गाइडलाइन जो है कि नेक्स्ट मोड ऑफ समन्स है, समन्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी सर्व किए जा सकते हैं, लाइक थ्रू एन ईमेल। एंड नेक्स्ट, कंप्लेनेंट ने फाइल करनी है एक एफिडेविट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स बिफोर द कोर्ट। सो द कंप्लेनेंट शैल फाइल एन एफिडेविट ऑफ सर्विस बिफोर द कोर्ट, और अगर वो एफिडेविट रॉन्ग हुई तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट जो है ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो बनाए, जैसे कोई थ्रू क्यूआर कोड्स और यूपीआई पेमेंट्स, और समन्स के ऊपर मेंशन करें उन यूपीआई लिंक्स या क्यूआर कोड को जिसमें जो अक्यूज्ड है थ्रू ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है एट द इनिशियल स्टेज। सो इससे भी जो प्रोसेस है ऑफ सेटलमेंट वो फास्ट होगा। नाउ अब हम जब भी एक कंप्लेंट फाइल करता है कंप्लेनेंट, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इंडेक्स जो है कंप्लेंट का जो इंडेक्स है उसके बाद एक साइनॉप्सिस होनी चाहिए। साइनॉप्सिस में सारी डिटेल्स हैं, नेम हो गया, डेट ऑफ चेक, जिसका फॉर्मेट जजमेंट में दिया गया है। सो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही कंप्लेंट फाइल करनी है। Next, there shall be no requirement to issue summons to the accused in terms of 223 at the pre-cognizant stage। Pre-cognizant stage से पहले summons issue करने की ज़रूरत नहीं है। Pre-cognizant stage है कि before the court formally takes notice and issue summons। So as such 223 में जो opportunity of being heard है वो नहीं दी जाएगी। सो ये जो केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट का एक केस है अशोक वर्सेस फयाज़ अहमद, इसे रेफ़र किया है, जिसमें सेम चीज़ जो है वो ही ऑब्ज़र्व की गई है कि दैट एनआई इज़ अ स्पेशल एनैक्टमेंट। इसमें अक्यूज्ड को जो 223 बीएनएसएस में समन्स इशू किए जाते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना अगर कोई ट्रायल कोर्ट कोई समरी केस है उसे समन्स केस में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके सफिशिएंट एंड कोजेंट रीजंस जो है वो देने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ एट द स्टेज ऑफ पोस्ट कॉग्निजेंस। जब कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले ली है तो कोर्ट के पास एक लिबर्टी है, कोर्ट के पास एक ऑप्शंस है, वो 274 बीएनएसएस में जो क्वेश्चंस पुट करते हैं अक्यूज्ड को वो पुट करेंगे, क्वेश्चंस रिगार्डिंग चेक, रिगार्डिंग द लाइबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड। आफ्टर दैट उस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस की समरी ट्रायल होनी चाहिए या नहीं।
सो ये जो सारी गाइडलाइंस हैं इन केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, द अक्यूज्ड पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 138 dealing with check dishonor cases are entitled to the benefit of the Probation of Offenders Act 1958। पहले एक रूलिंग आई थी जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया था दैट दे आर नॉट एंटाइटल्ड, बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है दैट दे आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट। एपेक्स कोर्ट ऑल्सो सेट असाइड एक केरला हाई कोर्ट की रूलिंग एंड उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट एनी डेट क्रिएटेड बाय अ कैश ट्रांजैक्शन अबव 20,000 it falls within the definition of a legal enforceable debt। सो पहले यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट किसी रूलिंग को सेट असाइड किया है। एंड नेक्स्ट, कंपाउंडिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो गाइडलाइंस हैं इशू की हैं, इनमें कोई मॉडिफिकेशन की है दैट अगर अक्यूज्ड चेक अमाउंट पे करता है बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ हिज एविडेंस तो कंपाउंडिंग के टाइम उसे कोई कॉस्ट या पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अगर अक्यूज्ड जो है चेक की अमाउंट अब डिफेंस एविडेंस से पहले पे कर देता है। नाउ अगर अक्यूज्ड पेमेंट करता है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस बट जजमेंट आने से पहले तो एडिशनल 5% ऑफ द चेक अमाउंट एज पेनल्टी जो है उसे पे करनी पड़ेगी। सो ये स्टेजेस हैं प्लस किस स्टेज पे उसे कितनी पेनल्टी पड़ेगी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियर की है। नेक्स्ट, इफ़ द पेमेंट इज़ मेड बिफोर सेशंस और हाई कोर्ट, अगर रिवीजन और अपील के टाइम जो अक्यूज्ड है वो तब चेक की अमाउंट पे कर रहा है, देन the accused will have to pay 7.5% of the check amount by way of costs। So in case of revision or appeal it is 7.5% of the check amount, and if the check amount is given before the Supreme Court, now अगर Supreme Court तक केस पहुंच जाता है then the costs is 10% of the check amount। So these were all the guidelines issued by the Supreme Court in check bounce cases। जो अगर आपको ये information पसंद आई हो then please give a like and do subscribe to my channel and also watch other videos on my channel।